बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और फ्रांस जो था वो एक नेशन स्टेट बन गया। फ्रांस की जो नेशनलिज्म की आग थी यूरोप के दूसरे हिस्सों में पहुंची, दूसरे देशों में पहुंची। ये नीदरलैंड पहुंचा तो नीदरलैंड जो था उसने बेल्जियम को अपना गुलाम करके रखा था। जो बेल्जियम था नीदरलैंड से आज़ाद हो गया। मतलब ये जो नेशनलिज्म की आग थी, जो ग्रीस पहुंचा, ग्रीस जो था ऑटोमन टर्की के कब्जे में था, ग्रीस आज़ाद हो गया। ये पोलैंड पहुंचा तो पोलैंड में भी रेवोल्यूशन हुआ, वो रशिया के कब्जे में था, रशिया ने उसको क्रश कर दिया। ये आग जर्मन एरियाज़ में पहुंच गई। जो जर्मन, हमने बताया कि जर्मनी नाम का कोई कंट्री नहीं था, जर्मन एक एरिया था। तो उसी तरीके से वो जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। पूरे जर्मन जो अलग अलग स्टेट्स में बटा था, सब लोगों को लगा कि नहीं, हम जर्मन लोग हैं, हमारा एक नेशन होना चाहिए, एक नेशन स्टेट होना चाहिए। वो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, उसके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, अपना पार्लियामेंट बना, हम लोगों ने देखा। ये नेशनलिज्म की आग थी, ये इटली पहुंची तो इटली भी नेशन स्टेट बनने के प्रोसेस में लग गया। इटली भी 7-8 भाग के अपने अलग अलग रूलर हुआ करते थे और फिर ये सारे लोगों में नेशनलिज्म आई और इनमें एक सेंस आया कि हम सारे लोग इटालियन हैं और फिर इटली का यूनिफिकेशन हो गया। इटली के जो 7-8 भाग में बटा था वो पूरा इटली का एक झंडा हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक उसके राजा हो गए। तो ये सारा प्रोसेस जो था नेशन स्टेट बन रहा था। अब हम लोग चलेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन भी 4 भागों में बटा हुआ था और ब्रिटेन ये चारों भाग में 4 अलग अलग राजा थे, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम था, इनकी अलग अलग संस्कृति थी और इनके अलग अलग लैंग्वेजेस भी अलग अलग थे। लैंग्वेजेस भी मैच नहीं करते थे। ये 4 भाग जो थे वो इंग्लैंड था, इंग्लैंड जहाँ इंग्लिश भाषा बोली जाती थी, दूसरा वेल्स जहाँ पर वेल्स भाषा बोली जाती थी, तीसरा स्कॉटलैंड जहाँ पर स्कॉट या स्कॉटिश भाषा बोली जाती थी और जो चौथा था वो आयरलैंड जहाँ पर इरिश भाषा बोली जाती थी। और आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट। सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ब्रिटेन में जिस तरीके से नेशन स्टेट बना ये एक आदर्श तरीका है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपहेवल और रेवोल्यूशन। अपहेवल का मतलब भी रेवोल्यूशन ही होता है। ब्रिटेन जो नेशन स्टेट बना वो अचानक से नहीं बना, ठीक जैसा कि आपको इटली में हुआ, जैसा कि फ्रांस में हुआ कि वहाँ रेवोल्यूशन हुआ और फ्रांस में नेशन स्टेट बन गया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पार्लियामेंट बन गया। जर्मनी में रेवोल्यूशन हुआ और वो एक नेशन स्टेट बन गया। बेल्जियम में रेवोल्यूशन हुआ और वो एक नेशन स्टेट बन गया और वो आज़ाद भी हो गया नीदरलैंड से। ग्रीस नेशन स्टेट बन गया और ऑटोमन टर्की से आज़ाद हो गया। मतलब वहाँ पे इन सब जगहों पे रेवोल्यूशन हुआ और अचानक से सारा चीज़ हो गया। ब्रिटेन इससे बिल्कुल अलग है, इसलिए ब्रिटेन का केस स्ट्रेंज कहा गया। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। तो ये अचानक से नहीं बना था बल्कि एक लंबे समय से धीरे धीरे करके नेशन स्टेट बना था ब्रिटेन। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटिश कोई नेशन था ही नहीं। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपुल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश इजल्स वेयर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और इरिश। इजल्स का मतलब होता है स्मॉल आइलैंड। 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटेन जो था वहाँ के जो लोग थे उनमें से कोई भी ब्रिटिश नहीं था। वहाँ तो जो 4 भाग में बटा हुआ था, तो जो आदमी इंग्लैंड में था वो इंग्लिश बोलता था अपने आप को कि मैं इंग्लिश हूँ। जो वेल्स में रहते थे वो बोलते थे कि मैं वेल्स हूँ। जो स्कॉटलैंड में रहते थे बोलते थे कि मैं स्कॉट हूँ या स्कॉटिश हूँ। और जो आयरलैंड में रहते थे वो बोलते थे कि मैं इरिश हूँ। कोई ब्रिटिश उसमें था ही नहीं। मतलब ब्रिटेन नाम का कोई एक नेशन नहीं था। ये 4 भाग में बटा था, बिल्कुल इटली की तरह, जैसे इटली 7-8 भागों में बटा हुआ था। ऑल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ऑन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। ये सारे जो 4 अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इनके सबके अपने अपने पॉलिटिकल अरेंजमेंट से, अपने अपने 4 अलग अलग राजा थे, अपना अपना झंडा था, अपना अपना संस्कृति था, यहाँ तक कि अपने अपने लैंग्वेजेस भी थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइसलैंड्स। लेकिन क्या हुआ कि इन चारों में से जो इंग्लैंड था वो इंग्लैंड धीरे धीरे पावरफुल होने लगा, क्योंकि इंग्लैंड के जो व्यापारी थे इंग्लैंड से बाहर जाकर के व्यापार करना शुरू किए और वो लोग व्यापार करने जहाँ पर गए उन देशों को उन लोग अपना गुलाम बना लिए, जिसके अंतर्गत हमारा देश भारत भी इसका गुलाम बना। साउथ अफ्रीका, अमेरिका और भी बहुत सारे देश जो थे इंग्लैंड के गुलाम बनते चले गए। इस कारण से इंग्लैंड जो था उनके वास्ट रिसोर्सेज पर उसका कब्जा हो गया और इंग्लैंड पैसा वाला और पावरफुल होता चला गया। इंग्लैंड के पावरफुल होने के साथ साथ क्या हुआ, बाकी के जो 3 देश थे इंग्लैंड के बगल में, वेल्स, स्कॉट और इरिश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स,
ये तीनों पर इसका प्रभाव बढ़ने लगा और ये तीनों अपने आप देखते देखते इसको अपना बड़ा भाई मानने लगे, क्योंकि ये पावरफुल हो चुका था। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ ए प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लंबे समय से कोई इशू चला आ रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मतभेद। तो प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लंबे समय से कोई कॉन्फ्लिक्ट है, चला आ रहा है। तो ये घटना थी 1688 की, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ठीक लगभग 100 साल पहले की बात है। ठीक है, इंग्लैंड में एक कॉन्फ्लिक्ट था। ये कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में था? तो ये इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी और इंग्लैंड के जो मोनार्क यानी राजा थे, राजा और पार्लियामेंट के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया, और ये बड़े लंबे समय से चला आ रहा था। डिस्प्यूट बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं आपको मेन बताता हूँ, हालांकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है। मेन सबसे बड़ी बात थी कि राजा जो था वो ऑटोक्रेटिक हो चुका था, पार्लियामेंट की कोई बात नहीं माना करता था। और उससे भी बड़ी बात जो ये थी कि इंग्लैंड जो था वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन के लोग वहाँ रहते थे। क्रिश्चियन जो होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन होते हैं और दूसरे कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं। अब ये जो राजा बना इंग्लैंड का, ये वहाँ पर कैथोलिक क्रिश्चियंस को प्रमोट करने लगा, तो जिससे वहाँ के जो पब्लिक थी वो नाराज हो गई और इसका विरोध करने लगी। ये पार्लियामेंट का कोई बात नहीं मानता था, हाईली ऑटोक्रेटिक था। इसका विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये राजा जो था, ये राजा इंग्लैंड छोड़ करके भाग जाता है। इस राजा का नाम रहता है जॉन सेकेंड। ये इंग्लैंड छोड़ के जैसे ही भागता है तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट के लोग डच जाते हैं। डच क्यों जाते हैं? क्योंकि ये राजा जो भागता है, इसकी एक बहन होती है जिसका नाम है मैरी, और इस मैरी की शादी डच के राजकुमार से हुई होती है। तो जब ये इंग्लैंड छोड़कर भाग जाता है तो ये जो लोग थे ब्रिटेन पार्लियामेंट के, ये डच जाते हैं और डच में मैरी को बोलते हैं कि मैम आप आइए और आप इंग्लैंड की महारानी बन जाइए। और वो मैरी यहाँ आती हैं, वो इंग्लैंड की महारानी बनती हैं, और उसके बाद से क्या होता है, इंग्लैंड के पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाता है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट जो था, अब उसी का देश में उसके पास बहुत सारे पावर्स हो जाते हैं। वो लॉ बनाने का काम और लॉ को एग्जीक्यूट कराने का काम और प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करने का काम उसको मिल जाता है। ठीक है, तो आप ये जो कुछ घटना घटी इंग्लैंड में, इस रेवोल्यूशन को ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोला जाता है, या इस रेवोल्यूशन को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो घटना थी, इस क्रांति में एक भी रक्तपात नहीं हुआ था। मेन इस घटना का कंक्लूजन यही है कि इस घटना में ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो थी वो सुप्रीम हो गई थी। आगे देखते हैं। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। 1707 में एक और घटना घटती है। इसमें क्या होता है, स्कॉटलैंड जो कि एक अलग देश था, इंग्लैंड जो कि एक अलग देश था, ये दोनों देश मिल करके एक हो जाते हैं और एक होकर के ये कहते हैं कि अब हम एक ही देश होंगे, दो देश नहीं होंगे, हमारा एक ही झंडा होगा, हमारा एक ही नाम होगा, हमारा एक ही पार्लियामेंट होगा। ठीक है, ये घटना तो घट जाती है और ये दोनों मिल करके बनते हैं, कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। इसके पहले इंग्लैंड अलग था, स्कॉटलैंड अलग था, और अब ये हो चुका है द ग्रेट ब्रिटेन। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाई इट्स इंग्लिश मेंबर्स। अब जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट बनी, इस पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर का पॉपुलेशन ज़्यादा था और स्कॉटलैंड के पॉपुलेशन जो थी, स्कॉटलैंड से जो लोग चुने हुए आए उनकी पॉपुलेशन कम थी, तो ये लोग उनके ऊपर मनमानी करते थे। द ग्रोथ ऑफ ए ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वेयर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। अब जो ब्रिटेन बना, तो इस ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी, इसमें चूंकि स्कॉटलैंड के लोगों की संख्या कम थी और इंग्लैंड के लोगों की संख्या ज़्यादा थी, मतलब इंग्लिश बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी और स्कॉटिश बोलने वालों की संख्या कम थी, तो ये इंग्लिश बोलने वाले लोग इनके ऊपर मनमानी करने लगे और इन्हें सप्रेस करने लगे। द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर टेरिबल रिप्रेशन वेन एवर दे अटेम्प्टेड टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस। अब ये स्कॉटलैंड जो इंग्लैंड से मिला, इस स्कॉटलैंड में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस भी रहते थे और कैथोलिक क्रिश्चियंस भी रहते थे। इंग्लैंड के जो इंग्लिश लोग थे और जो लोग प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे, वो स्कॉटलैंड के कैथोलिक्स को सप्रेस करने लगे। जब उन्हें सप्रेस करने लगे तो उन लोगों ने रिवोल्ट किया और इस रिवोल्ट को इंग्लिश लोगों ने कुचल दिया। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर वेयर forcibly driven out of their homeland।
इंग्लैंड के जो लोग थे, जो प्रोटेस्टेंट थे, वो स्कॉटलैंड के कैथोलिक लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। वे उनकी भाषा जो गैलिक लैंग्वेज थी वो बोलने से मना कर देते हैं और उनका जो नेशनल कॉस्ट्यूम, जो नेशनल ड्रेस था, उसे भी पहनने से मना कर देते हैं। कितने कैथोलिक लोग तो इनसे परेशान होकर के डर के मारे इंग्लैंड छोड़ करके या स्कॉटलैंड छोड़ करके भाग खड़े हुए। अब हम लोग आयरलैंड के बारे में देखते हैं। आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट। आयरलैंड में भी यही घटना घटी जो स्कॉटलैंड के साथ हुआ। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड में भी दोनों क्रिश्चियंस रहते थे, कैथोलिक क्रिश्चियंस भी थे और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन भी थे। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्ज कैथोलिक कंट्री। अब इंग्लैंड में जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट थे। अब इंग्लैंड क्या कर रहा था कि आयरलैंड में दबाव बना रहा था, वहां के जो प्रोटेस्टेंट थे उनको हेल्प कर रहा था कि आप लोग क्या करो कि वहां के जो कैथोलिक लोग हैं उनके ऊपर मनमानी करो और उनको डोमिनेट करो, ताकि जो पूरा आयरलैंड है वो एक प्रोटेस्टेंट कंट्री बन जाए और वहां से कैथोलिक लोग भाग जाएं। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंट वेयर सप्रेस्ड। अब इसके चलते क्या हुआ कि वहां के कैथोलिक लोगों ने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटेन के खिलाफ, यानी इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लिश लोगों के खिलाफ, या आप कह सकते हैं प्रोटेस्टेंट लोगों के खिलाफ। लेकिन ब्रिटेन ने यानी इंग्लैंड ने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, कुचल दिया। इनका रिवोल्ट बेकार चला गया। आफ्टर ए failed revolt led by Wolfton and his United Irishmen, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801। अब इनका रिवोल्ट जो था, इस रिवोल्ट के नेता थे, उनका नाम था वोल्फटोन। ये रिवोल्ट बेकार चला जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है, जो कि रिवोल्ट हुआ था 1798 में। और 3 साल के बाद आयरलैंड को जबरदस्ती इंग्लैंड में मिला लिया जाता है और अब इंग्लैंड का नाम पड़ जाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम में 3 देश हो गए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और अब आयरलैंड भी उसमें जुड़ चुका था। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और इस तरीके से एक ब्रिटिश नेशन का निर्माण हुआ, एक ब्रिटिश राष्ट्र का जन्म हुआ जो कि इंग्लिश कल्चर का वहां पर डोमिनेशन था, इंग्लिश कल्चर की मनमानी चलती थी वहां पर। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंड गॉड सेव अवर नोबेल किंग, the English language were actively promoted and the older nations were survived only as subordinate partners in this nation। और इस तरीके से ब्रिटेन नाम का एक नया नेशन स्टेट बनकर खड़ा हुआ और इसका अपना एक अलग झंडा था जो यूनियन जैक होता है, इसका अपना नेशनल एंथम था और इसकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज थी जो बाकी के देशों पर डोमिनेंट थी। और इस तरीके से एक ब्रिटेन नेशन जो था बनकर तैयार हुआ और बाकी के जो स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड थे वो इसके सब ऑर्डिनेट पार्टनर्स बने। आज से लगभग 200 साल पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद सारे देश जो थे वो धीरे धीरे नेशन स्टेट बनते चले गए यूरोप के। लेकिन ब्रिटेन का केस अलग है। ब्रिटेन में फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत पहले वो नेशन स्टेट के प्रोसेस में आ चुका था। हालांकि अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो आज से 1000 साल पहले यानी 11th सेंचुरी में ही ब्रिटेन नेशन स्टेट की तरफ बढ़ चुका था, ठीक है। वो उसी समय वहाँ के राजा थे 11th सेंचुरी में, उनका नाम था जॉन। और जॉन जो थे वो एक अब तक के मुझे लगता है कि ब्रिटेन के सबसे खराब राजा हुए हैं, ठीक है। इनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है रॉबिन हुड। वो मूवी आप देखिएगा जहाँ पर पहली बार ब्रिटेन जो है वो लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ता है, लिबर्टी की डिमांड करता है, नेशन स्टेट की डिमांड करता है। उसके बाद जो अगला दूसरा पड़ाव था वो 17th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी के बाद अब सीधा अगला स्टेप जो ब्रिटेन लेता है नेशन स्टेट की तरफ वो है 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में 1688 में वहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था जॉन सेकेंड, ठीक है। 11th सेंचुरी के राजा का नाम था जॉन, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये जॉन सेकेंड भी पूरा ऑटोक्रेटिक था, वहाँ की पार्लियामेंट का बिल्कुल बात नहीं सुनता था, पार्लियामेंट को ओवर रूल कर दिया करता था। और दूसरी सबसे बुरी बात इसमें यह थी कि इंग्लैंड जो था एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन देश था। क्रिश्चियन जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, 2 से ज़्यादा भी होते हैं, मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन होते हैं और दूसरे कैथोलिक क्रिश्चियन होते हैं। इंग्लैंड जो था वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कंट्री था। जॉन क्या कर रहा था, वहाँ पर कैथोलिक क्रिश्चियन लोगों को बढ़ावा दे रहा था, उन लोगों को यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में अपॉइंट करते चला जा रहा था, जिससे कि वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। वो लोग उनका विरोध करने लगे राजा का विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि राजा डर के मारे भाग गया इंग्लैंड छोड़ करके, ठीक है। और जब इंग्लैंड छोड़ करके राजा भाग गया तो उसकी एक बहन थी जिसका नाम था मैरी, जिसकी शादी डच के राजकुमार से हुई थी।
इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट के लोग थे वो डच गए और उसकी बहन जो मैरी थी उनको उन लोगों ने इनवाइट किया कि मैम आप आइए और आप इंग्लैंड की महारानी बन जाइए। और वो आती हैं मैरी और वो इंग्लैंड की महारानी बन जाती हैं। ठीक है, जब वो इंग्लैंड की महारानी बनती हैं तो इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट है उसको पावरफुल हो जाता है। वो पार्लियामेंट को बहुत सारा पावर्स दे देती हैं और इस तरीके से पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग का और पॉलिसी एग्जीक्यूशन का, लॉ के एग्जीक्यूशन का मतलब पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का पावर भी उसके पास आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और जो महारानी थी उनके पास पावर कम हो जाता है। तो ये एक दूसरा स्टेप था, इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोला जाता है। इस रेवोल्यूशन में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बढ़ गई थी इंग्लैंड में। ठीक है, इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन के साथ साथ ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ था, कोई हिंसा नहीं हुई थी, राजा भाग गया चुपचाप से और दूसरी उनकी बहन महारानी थी उनको बुलाया गया था। ठीक है, तो ये घटना 1788 की थी। और अगला जो तीसरा पड़ाव आता है इंग्लैंड में नेशन स्टेट की तरफ वो है 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलकर के एक कंट्री बन जाते हैं, दोनों का एक राजा हो जाता है, दोनों का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है और दोनों की एक पार्लियामेंट हो जाती है और दोनों का एक झंडा भी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब ब्रिटेन की जो अब ये दोनों मिल करके अपना नाम है, अब ये दोनों मिल करके कहलाते हैं ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं ये। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ ये होता है कि जो इंग्लैंड था वहाँ पर प्रोटेस्टेंट लोग रहते थे और स्कॉटलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों लोग रहते थे। जब स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ मिल गया तो इंग्लैंड के लोगों ने स्कॉटलैंड में जो कैथोलिक थे उनको ये लोग परेशान करने लगे। कैथोलिक लोग जो थे स्कॉटलैंड में उनकी अलग भाषा थी, गैलिक लैंग्वेज बोला जाता था, उन्हें ये बोलने से मना करते थे, कहते थे कि तुम ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलो। उनका जो अपना नेशनल ड्रेस था, कॉस्ट्यूम था, उसे पहनने से मना करते थे। ये इंग्लिश लोगों का अत्याचार स्कॉटलैंड के कैथोलिक लोगों पर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कैथोलिक लोग तो देश छोड़ करके भागने लगे। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप बचता है आयरलैंड का। आयरलैंड का भी बिल्कुल यही कहानी है। आयरलैंड का भी अपना एक अलग राजा हुआ करता था, आयरलैंड का अपना सब झंडा अलग था। आयरलैंड का इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आयरलैंड में भी दो तरह के लोग थे, वहाँ कैथोलिक क्रिश्चियंस भी थे और वहाँ पर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस भी थे। इंग्लैंड क्या करता है, आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे उनको सपोर्ट करना चालू करता है और उनको उकसाता है कि तुम पूरे आयरलैंड पर कब्जा कर लो और तुम्हारे अंडर में कैथोलिक रहेंगे सारे। ठीक है, और इसका नतीजा ये होता है कि वहाँ के जो कैथोलिक लोग थे आयरलैंड के, वो लोग रिवोल्ट कर देते हैं, लेकिन इंग्लैंड उसे कुचल देता है उस रिवोल्ट को। इस रिवोल्ट का नतीजा ये होता है कि आयरलैंड दो भाग में बढ़ जाता है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड और एक आयरलैंड। और जो नॉर्दर्न आयरलैंड होता है वो इंग्लैंड के साथ मिल जाता है। बाद में फिर वेल्स भी आकर के मिल जाता है इंग्लैंड में। और इस तरीके से ये चारों जो अलग अलग राज्य थे ये इंग्लैंड में आके एक हो जाते हैं और इनका चारों का मिल करके इनका एक झंडा हो जाता है। ठीक है, और इनका नाम रखाता है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन।